नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के रख लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटर का पार्ट 9। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ देखें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटर पार्ट 9। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर। बोल रहा है कि कौन सा जो मोटर है वो एडवांटेज नहीं है डीसी मोटर का जब हम उसको कंपेयर करेंगे एसी मोटर से। तो एसी मोटर में क्या होता है, उसका लो कॉस्ट होता है, ठीक ना। और डीसी मोटर का क्या होता है, कॉस्ट हाई होता है, क्योंकि कम्यूटेटर अलग से लगाना पड़ता है। एसी मोटर में कम्यूटेटर का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ रोटेटिंग पार्ट से जो अरेंजमेंट लगा के हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। क्योंकि हर एक डीसी मशीन क्या करता है, नोट बांध के कहीं पे लिख लीजिए कि डीसी मशीन जो है ना, कोई डीसी मशीन है, कोई भी मशीन हो, वो हमेशा एसी आउटपुट पे देगा, ठीक। अब हम अरेंजमेंट करके अगर उसको डीसी मशीन हमको बनाना है तो हम लोग अरेंजमेंट करेंगे कम्यूटेटर का और डीसी बना लेंगे। और अगर हमको एसी मशीन चाहिए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि आउटपुट पे एसी है, सिर्फ हम लोग को वैसा अरेंजमेंट करना होगा जो रोटेटिंग पार्ट से हमको आउटपुट में एसी पहुंचा दे। तो हम लोग वही स्लीप वगैरह, स्लीप रिंग वगैरह यूज करते हैं, ठीक ना। तो बस यही एडवांटेज है, क्या बोलते हैं, एसी मोटर का, उसमें कम्यूटेटर नहीं लगता है। तो वही बोल रहा है कि, तो वही है हमारा, पूछ रहा है कि कौन सा नेसेसरी एडवांटेज नहीं है डीसी मोटर का। तो डीसी मोटर का आवश्यक एडवांटेज मतलब लाभदायक क्या चीज़ नहीं है कि डीसी मोटर का जो है लो कॉस्ट। देखिए, डीसी मोटर में ये सारा एडवांटेज है, तो बोल रहा है कि नॉट एडवांटेज, तो नॉट एडवांटेज है इसका लो कॉस्ट। मतलब डीसी मोटर में लो कॉस्ट नहीं होता है, तो नॉट एडवांटेज में क्या हो गया, लो कॉस्ट। कि डीसी मोटर का क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था हाई कॉस्ट तो सही, वो हो जाता है एडवांटेज। तो यहाँ लिखा है लो कॉस्ट, तो डीसी बोल रहा है कि नॉट कौन सा है, नॉट एडवांटेज कौन सा है, तो लो कॉस्ट, क्योंकि लो कॉस्ट नहीं होता है। तो एक्स 191 का क्या हो गया, हमारा हो गया बी, लो कॉस्ट। इसका नेसेसरी, इसका एडवांटेज नहीं है डीसी मोटर का। मतलब जब डीसी मोटर को एसी मोटर से कंपेयर करेंगे ना, तो लो कॉस्ट वाला जो एडवांटेज है वो डीसी को मोटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि डीसी मोटर का कॉस्ट हाई होता है। और उसके बाद देखिए 192 क्या बोल रहे हैं, द आर्मेचर शाफ्ट ऑफ ए डीसी मोटर मस्ट बी एबल टू विथ स्टैंड। बोल रहा है कि जो आर्मेचर का जो शाफ्ट होता है, जिसमें मोटर, जो मोटर घूमता है तो उसका क्या होता है, बाहर शाफ्ट लगा होता है, यही ना घूमता है। अगर हम लोग को मान लीजिए पानी पानी वाला मशीन लगाना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा देते हैं। देखिए, हम लोग एक्चुअली जो पानी वाला पंप घर में लगा रहता है, जो पानी खींचता है, उसको क्या बोलते हैं, मोटर लगा हुआ है। एक्चुअली वो मोटर नहीं होता, उसमें क्या होता है ना, मोटर वो उसको घुमाता है और पानी खींचने का काम सेंट्रीफ्यूगल पंप करता है, ठीक। तो लेकिन हम लोग आम भाषा में उसको मोटर ही बोल देते हैं। तो उसका शाफ्ट में सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रहता है, ठीक। तो जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को हटा देंगे ना तो उसका शाफ्ट बचेगा। तो बोल रहा है कि इस शाफ्ट का क्या क्या एडवांटेज होना चाहिए। तो देखिए, ये शाफ्ट का एडवांटेज ये होना चाहिए कि टूटना नहीं चाहिए किसी भी कारण से। अगर प्रेशर आ गया, मान लीजिए फ्लक्चुएशन आ रहा है रोटेशन में, या किसी कारण बस मान लीजिए प्रेशर पड़ गया, मान लीजिए रोटेट करते करते होता है ना कि कभी कभी इनर्शिया के कारण प्रेशर पड़ जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उस टाइम ये बियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए, टूट फूट नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ को झेल सके, ठीक ना, प्रेशर को, स्ट्रेन को, स्ट्रेस को, मतलब ये सब सब होता है कि मतलब किसी चीज़ में प्रेशर पड़ने से ना बहुत सारा उसमें इफ़ेक्ट आता है, जिसमें जैसे फटीग वगैरह बोलते हैं, वो टू मतलब कोई भी मेटल हो ना तुरंत टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या हो गया कि टूट गया। जैसे जो हम लोग अगर बात करेंगे कि जो टाइटेनिक था, जो टाइटेनिक डूबा था, जो नाव था टाइटेनिक वाला जहाज, जलयान जिसको बोलते हैं, उसमें फटीग आ गया था, पूरा जहाज सेकेंड में टूट गया था। मतलब अगर फटीग ऐसा स्ट्रेस है ना, मतलब स्ट्रेस क्या है, प्रेशर अपन एरिया, प्रेशर अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा पड़ जाता है तो उसमें स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। तो फटीग के कारण पता है कोई भी मटेरियल हो, चलते चलते 1 सेकेंड में पूरा का पूरा टूट सकता है। तो वही, चलिए उतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ सिंपल भाषा में पूछा है कि उस शाफ्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। एनी अनबैलेंस मैग्नेटिक पुलिंग ऑन द आर्मेचर कोर। बोल रहा है कि पुल पुश होगा, मान लीजिए खिंचाव तनाव कुछ भी हो रहा है इस मैग्नेटिक वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये घूम रहा है, तो मैग्नेटिक का एक फोर्स आता है जो इसको घुमाता है। तो उसमें अगर कुछ तरह का भी अनबैलेंस आया तो उस कारण से ये टूट नहीं जाना चाहिए, ठीक, आर्मेचर का जो कोर है।
आर्मेचर का कोर में जो अनबैलेंस मैग्नेटिक पुलिंग होता है, उस पुलिंग के आर्मेचर में ही तो ये शाफ्ट लगा रहता है ना। तो आर्मेचर घूमता है तो शाफ्ट भी घूमता है। तो अगर इसमें मैग्नेटिक पुलिंग वाला कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उस कारण से इसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक ना। उसको झेल सके, विथ स्टैंड कर सके, मतलब कैपेबल हो सके कि उसको झेल पाने का। अब ट्विस्टिंग स्ट्रेन ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क। अब क्या है, जो हम लोग इसको ट्विस्ट करके रखते हैं, मतलब जोड़ के रखते हैं, तो वो टॉर्क का ट्रांसमिशन जो है ना, उसको मतलब वो अच्छी तरीके से कर सके ना, विदाउट स्ट्रेन, मतलब कोई किसी तरह का कोई वही स्ट्रेस का ही, मतलब जैसे फटीग बताया ना कि प्रेशर पड़ने से टूटने का डर रहता है, वो सब चीज़ ना हो, पकड़ के रख सके इसको अच्छी तरह से, ठीक है। तो टॉर्क का ट्रांसमिशन अच्छी तरह से कर सके। बैंडिंग मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द आर्मेचर एंड कम्यूटेटर। अब मान लीजिए कम्यूटेटर और क्या बोलते हैं यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है, तो उस शाफ्ट का प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि वो बैंड ना हो जाए, ठीक ना। तो 192 का हो जाएगा हमारा आंसर डी, ठीक ना। कि वही क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए ये आप भी समझ सकते हैं, कुछ इसमें उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। नॉर्मली भी किसी को पूछिएगा तो वो भी बता देगा, ठीक ना। तो वैसे इसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए 193 क्या बोल रहा है, तो इसका हो गया हमारा डी, ठीक। अब देखिए 193 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लॉस ऑफ डीसी मोटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन लोड। बोल रहा है कि कौन सा जो लॉस है डीसी मोटर में जो डिक्रीज होता है अगर हम उसमें लोड इंक्रीज करें। तो ऐसा कभी आपने सुना है कि हम लोग खर्च कर रहे हैं और पैसा का बचत हो। तो उसी तरह से यहाँ बात किया गया है, ठीक है। क्या फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस खत्म होगा अगर हम लोग, लॉस का मतलब तो यार लोड बढ़ाएंगे तो लॉस होगा ना। तो बोल रहा है लॉस का घटेगा लोड बढ़ाने से, ऐसा बेवकूफ़ वाला सवाल है ये। तो ऐसा कभी नहीं होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक, आपके पास लिमिटेड पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि खर्च कर, ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पैसा खर्च करने पे पैसा का सेविंग होता है। ऐसा कोई मार्केट नहीं है। तो उसी तरह ऐसा कोई लॉस नहीं है जो लोड बढ़ाने से घटे, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। सिंपल सा सवाल है, कुछ इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 194 क्या बोल रहा है, इन एन ओवरलोडेड मोटर मैन डेंजर एराइज ड्यू टू। बोल रहा है कि जो हमारा ओवरलोडेड मोटर है उसमें मैन खतरा क्या है, अगर हम उसमें मैन खतरा क्या आ सकता है, एराइज हो सकता है ड्यू टू, मतलब किसके कारण। वाइंडिंग गेटिंग ओवर हीटेड, अगर वाइंडिंग जो है वो पूरा हीट हो जाए तो उस कारण से मोटर में डेंजर कंडीशन आ सकता है। या ब्रश बार गेट हीटेड, ब्रश अगर हीट हो जाएगा तो आएगा। स्टार्टर गेटिंग डैमेज, अगर स्टार्टर डैमेज हो जाए तो आएगा। या बियरिंग गेटेड ओवर हीटेड, या बियरिंग गर्म हो जाए तो आएगा। तो देखिए सबसे इसमें से, मतलब मोटर का, देखिए मोटर का मेन पार्ट क्या होता है, उसका वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग में कुछ गड़बड़ी आ गया ना तो फिर मोटर में बाकी पार्ट सही रहने पर भी मोटर कोई काम का नहीं रहेगा। तो उसी तरह इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस में आ रहा है, देखिए वाइंडिंग गेटिंग ओवर हीटेड। अगर वाइंडिंग बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है ना, तब तो हम लोग कॉपर वाला वाइंडिंग क्यों खोजते हैं। अगर जब हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान लेना, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर खरीदना हो, एक मोटर खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो हम लोग पहले पूछते हैं कि एलुमिनियम का वाइंडिंग या कॉपर का। हम लोग क्यों बोलते हैं कॉपर का लेंगे, क्योंकि एलुमिनियम वाला जो वाइंडिंग होता है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो इसलिए हम लोग कॉपर वाला प्रीफर करते हैं। इसलिए तो उसका क्या बोलते हैं, टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत साल तक काम करता है। और एलुमिनियम वाला सामान, अगर बाइंडिंग वाला कोई भी सामान लेंगे ना तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा, 1 साल 2 साल 6 महीना के अंदर वो डैमेज हो जाएगा। तो ओवर हीट होता है इसलिए ना वो डैमेज हो जा रहा है जल्दी, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है एलुमिनियम का, इसलिए कॉपर प्रीफर करते हैं। तो इसलिए देखिए एज कम्पेयर टू बाकी जो है हीट डैमेज, मतलब ब्रश स्टार्टर भी ये सब टूट जाएगा तो चलो चल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ अगर वाइंडिंगे जल गया तो सबसे ज़्यादा डेंजर कंडीशन, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को मिल सकता है। तो 194 का हो जाएगा एक कि वाइंडिंग गेटिंग ओवर हीटेड होगा तो मेन डेंजर है मोटर मोटर का ओवरलोडेड के कारण, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पूछ रहा है कि 195 सवाल। अब देखिए 195 सवाल क्या पूछ रहा है, ए वाइड एंड वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज यूजली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ। बोल रहा है कि किस में हमको जो है स्पीड कंट्रोल जो है वो बहुत सी सेंसिटिव चीज़, मतलब थोड़ा सा थोड़ा बहुत भी मतलब फ्लक्चुएसन नहीं चलेगा। मतलब अगर हमको 500 आरपीएम स्पीड चाहिए तो 509, मान लीजिए 409, 499.9 भी आ रहा है तो हमारे लिए दिक्कत है। इसी को बोलते हैं सेंसेटिव, ठीक ना। कि थोड़ा बहुत चीज़ों को भी सेंस कर लेना, मतलब इतना थोड़ा 0.1 का भी फ्लक्चुएशन आ रहा तो सेंस करना। तो ऐसा कौन कौन सा ऑपरेशन है जहाँ पे इस तरह का मतलब सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल का ज़रूरत होता है। तो देखिए
इसमें ऑप्शन है एलिवेटर्स, स्टील रोलिंग मिल। एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट वगैरह हो गया। स्टील रोलिंग मिल, जहाँ पे क्या होता है ना, स्टील का चदरा बना होता है और उसको रोल करना पड़ता है, बड़ा बड़ा ड्रम बनाते हैं रोल करके और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। मतलब स्टील का चादर बना होता है और इसको रोल कर लेते हैं एक ड्रम के ऊपर और इस चादर को फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उस जगह में भी बहुत सेंसिटिव का ज़रूरत पड़ता है स्पीड कंट्रोल का, ठीक ना। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, रोलिंग नहीं हो पाएगा अच्छा से। और कोलियरी विंडर्स में तो बहुत ही सेंसिटिव चाहिए। एक बार इसका सवाल भी आ चुका था कि कोलियरी विंडर्स में, देखिए कोलियरी विंडर्स में क्या होता है कि सारा टूल्स को ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है। तो एक पावर हाउस कोयलेरी जो जहाँ पे एरिया होता है उसके पावर हाउस से बहुत मतलब जहाँ पे कोयला निकल रहा है ना, तो उसके देखिएगा सबसे ऊपर में एक पावर हाउस बनाया जाता है। हाँ, और वहाँ से किया जाता है, सेंसिटिव कंट्रोलिंग किया जाता है मोटर का, ठीक ना। तो कोलियरी में भी बहुत सेंसिटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा। एलिवेटर्स में तो चाहिए चाहिए, स्टील में भी चाहिए, कोलियरी में चाहिए। तो 195 का हो जाएगा डी। अब देखिए 196 सवाल क्या पूछ रहा है। 196 का सवाल है, फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशन ए डीसी मोटर इज प्रीफर ओवर एन एसी मोटर। तो देखिए डीसी मोटर इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि इसका स्पीड ऑपरेशन ना बहुत ही वेरिएबल और फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन बोल रहे हैं, स्मूथ ऑपरेशन था। उसके बाद इसका रेंज भी अच्छा था स्पीड कंट्रोलिंग का, इसलिए ये पॉपुलर भी हुआ। मतलब हम जैसा स्पीड चाहिए वैसा मिल जाएगा हमको, और वो भी एकदम क्या बोलते हैं, उसमें कोई फ्लक्चुएशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग ये चाह रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हीट अप हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत डीसी मशीन में बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब नहीं होता है। तो डीसी मोटर इसलिए पॉपुलर भी हुआ क्योंकि इसका स्पीड रेंज बहुत ही सुपर है, ठीक। तो 196 का सवाल है, जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा 196 का, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के कारण ये पॉपुलर हुआ, ठीक ना। तो 196 का हो गया डी। अब देखिए 197 क्या है, क्योंकि बहुत बार इसका जिक्र भी किए हैं कि डीसी मोटर क्यों प्रीफर करते हैं, जबकि हमारे पास एसी अवेलेबल है फिर भी हम लोग डीसी को प्रीफर कर रहे हैं। आदमी बुड़बक है ना बोलेगा, लेकिन डीसी मोटर में एडवांटेज है उसका, उसका गुण के कारण हम लोग उसको यूज करते हैं। नहीं तो हमारे पास तो हर एक जगह एसी अवेलेबल है, क्यों उतना हुज्जत करेंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जिस कारण से हमको उसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि हाई टॉर्क देता है, स्पीड कंट्रोल वेरिएशन बहुत अच्छा है उसका। अब देखिए 197 सवाल क्या पूछ रहा है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन डीसी शंट मोटर इज यूज्ड व्हेन। तो हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब जब बोल रहे हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है डीसी मोटर में हम लोग कब यूज करते हैं, तो हम लोग तभी यूज करते हैं जब द लोड हैज़ ओवर होलिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना। लोड का जब ओवर होलिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है उस टाइम हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करते हैं। तो 197 का हो जाएगा ए। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आगे वाला वीडियो देखिए, वहाँ अच्छा से हम लोगों ने एक बार चर्चा भी किया है, शायद 767 में, ठीक ना। तो उसको देख लीजिए क्योंकि सारा ब्रेकिंग अच्छे तरीके से बताएं, तो यहाँ उतना डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग होगा वीडियो, ठीक ना। और उसके बाद देखिए 198 पूछ रहा है, विच मोटर शुड बी यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो बोल रहा है कौन सा मोटर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में यूज करते हैं, मतलब जो जो मोटर घर में लगा रहता है ना हम लोग का, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो पानी को खींचता है ज़मीन से। और हम लोग का हर एक आदमी का घर में आज के टाइम पे मोटर लगा है। तो आप देख सकते हैं मोटर जाके कि वो जो मोटर है उसका आगे देखिएगा एक चक्की नुमा स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना। यही सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये क्या करता है, पानी को खींचता है। मतलब इसमें ऐसा ऐसा मतलब देखिए इसको देख लीजिए, इसमें ऐसा डिजाइनिंग बना होता है, ठीक ना। तो ये पानी को जब खींचता है ना तो पानी ऊपर आता है और आते आते हुए नीचे मतलब अंदर की ओर जाते रहता है, और उसके बाद बीच में इकट्ठा होता है। यहाँ पे क्या एक पाइप लगा रहता है और इस पाइप के द्वारा मतलब बीच में सेंटर में ले जाता है पानी को खींच के, और सेंटर में इतना ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करवा देता है ना कि यहाँ से पानी बाहर निकलता है, ठीक। और जिसको हम पाइप के द्वारा टैंकी वगैरह में ले जाते हैं। तो ये जो ऑपरेट करता है ना इसको हम लोग मोटर से ऑपरेट करवाते हैं। तो लेकिन हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि घर में मोटर लगा हुआ है। एक्चुअली मोटर नहीं होता, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक ना। तो बोल रहा है उस मोटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो देखिए तो हम लोग वहाँ पे जो यूज करते हैं, हम लोग देखे होंगे कि वो कांस्टेंट स्पीड में घूमता रहता है। ऐसा तो नहीं है कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके रखते हैं हम लोग कभी मोटर में घर में, कभी नहीं। हम लोग डायरेक्ट मोटर को लगा देते हैं। और वो मोटर होता है शंट मोटर। शंट मोटर क्यों होता है, कि शंट मोटर का प्रॉपर्टीज है कि कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा। अगर 1500 आरपीएम में घूम रहा है तो 1500 आरपीएम में घूमेगा। अगर 4000 आरपीएम के लिए लिए हैं, हाई स्पीड का लिए हैं, तो हाई स्पीड में वो घूमेगा। लेकिन कांस्टेंट घूमना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कम, जैसे हम लोग मोटर चला के छोड़ दिए। अब ऐसा थोड़ी होता है कि मोटर कभी हाई स्पीड से घूम रहा है कभी लो स्पीड से घूम रहा है। वो तो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, लेकिन वोल्टेज पे मान लीजिए कोई फ्लक्चुएशन नहीं है,
तो वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे घूमेगा, और हम लोग चाहते हैं भी कि कांस्टेंट में घूमे, ठीक, कभी घटे ना बढ़े ना, क्योंकि हम लोग देखने थोड़ी जाएंगे बार बार, एक बार चालू करके टैंकी भर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग शंट मोटर का यूज करते हैं, इतना याद रखना। अब इसको तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि घरों में लगा होता है, ठीक। तो 198 का हो जाएगा बी, तो शंट मोटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 199 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन फील्ड इन फाइंडिंग आउट द नो लोड लॉसेस इन लार्ज डीसी शंट मोटर। बोल रहा है कि डीसी शंट मोटर में नो लोड लॉसेस हमको कौन सा मेथड के द्वारा, कौन सा ऐसा मेथड है जो इफेक्टिव वैल्यू निकाल के देता है नो लोड लॉस का। तो देखिए हम लोग एक बार चर्चा किए थे कि हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में, स्वीबनर टेस्ट के बारे में। तो बताया था ना कि हॉपकिंसन टेस्ट फुल लोड के लिए काम करेगा, मतलब फुल लोड लॉस निकालना हो, तो स्वीबनर टेस्ट हमेशा नो लोड पे काम करता है और ये नो लोड लॉस निकाल के देता है। इसलिए ना हम लोग इसमें सीरीज मोटर का यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर को नो लोड में यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि नो लोड में यूज करेंगे तो रन अवे कंडीशन आएगा, मोटर एक्सेसिव स्पीड में घूमने लगेगा। इसलिए सीरीज मोटर के लिए नो लोड क्या हो गया, मतलब सीरीज मोटर के लिए रन अवे कंडीशन हो गया नो लोड, नो लोड, इसलिए नो लोड पर सीरीज मोटर को यूज नहीं करते। शंट मोटर के लिए क्या हो गया, शंट मोटर को हम लोग रन अवे कंडीशन कब आता है शंट मोटर में, शंट मोटर में रन अवे कंडीशन लोडेड कंडीशन में आता है। क्यों, क्योंकि जब उसका फील्ड वाइंडिंग मान लीजिए लोडेड कंडीशन में किसी कारण बस टूट जाए ना, तो फील्ड वाइंडिंग टूटेगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। हम लोग बात करें शंट मोटर का, ठीक ना, तो फ्लक्स जीरो होगा तो इनफाइनाइट स्पीड आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग शंट मोटर को, शंट मोटर में जो है ना रनिंग कंडीशन में हम लोग फील्ड को ऐसा अरेंजमेंट करके रखते हैं, उसमें ऐसा कंट्रोलिंग डिवाइस लगा के रखते हैं, सर्किट ब्रेकर रिले, कि जैसे ही अगर मान लीजिए किसी कारण बस फील्ड वाइंडिंग टूट जाता है तो मोटर को स्टॉप कर दे, ठीक। तो हम रन अवे कंडीशन सीरीज मोटर में नो लोड में आता है और शंट मोटर में रनिंग कंडीशन में आता है। तो यहाँ पूछा है कि नो लोड टेस्ट हमको करना है तो इफेक्टिव वैल्यू कौन सा मेथड देगा, तो स्वीबनर टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, नो लोड में करते हैं। तो 199 का डी, इसका भी बहुत बार जिक्र किया है, इसका पीछे वाला 2 वीडियो देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए जो चीज़ हम बताते जा रहे हैं ना, सारा सवाल आप देख लीजिए ये इसी के आसपास घूम रहा है, तो इसलिए 8 से 10 टॉपिक सिर्फ आप क्लियर कीजिए। आपका सवाल एग्जाम में एक भी छूट गया ना, तो अब आप हमको बताइएगा, आप हमसे मिलिए आके, उसके बाद हमसे मिलिएगा कि आप जो बोले सर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको यकीन करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक ज़िंदगी में दौड़ते भागते रहिएगा। कभी ना कभी यकीन करना पड़ेगा, अगर आज यकीन आप नहीं कर रहे ना, तो एक दिन आपको लौट के ज़रूर आना पड़ेगा कि हाँ हमने बताया था, इस चैनल में आप ज़रूर आइएगा। तो उसके बाद देखिए 200 सवाल, 200 नंबर क्या बोल रहे हैं कि ए डीसी मोटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, बोल रहा है कि डीसी मोटर को हम लोग इजीली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग बताएं कि एसी मोटर में क्या होता है, कम्यूटेटर सेक्स में गायब रहता है, इसलिए ना इसका कॉस्ट लो हो जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको यूज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका लो टॉर्क होता है और स्पीड वेरिएशन अच्छा नहीं होता। तो जहाँ पे ये दोनों का जो रिक्वायरमेंट होगा ना, वहाँ एसी का यूज नहीं करेंगे, वहाँ डीसी यूज कर लेते हैं। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आ रहा है, तो इंडक्शन मोटर इस एसी डीसी मोटर का जगह ले रहा है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे डीसी मोटर फिर भी पॉपुलर है, क्योंकि जितना डीसी मोटर फ्लेक्स मतलब स्पीड का रेंज दे सकता है, टॉर्क दे सकता है, उतना लेवल तक अभी एसी पहुंचा नहीं है, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि डीसी मोटर, जैसे कोई आपको मान लीजिए आप कहीं गए, किसी दुकान में गए, हाँ, आपको बोलेगा कि आप पहचान के बताओ कि डीसी मोटर कौन सा है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले उसको खोलोगे, हाँ, खोल के देखना होगा कि कम्यूटेटर लगा हुआ है कि नहीं लगा। अगर कम्यूटेटर लगा हुआ है तो बोल देना है कि डीसी मोटर है, अगर नहीं लगा हुआ है तो बोल देना है कि एसी मोटर है। अब आप पहचानेंगे कैसे कम्यूटेटर लगा रहता है, तो कम्यूटेटर में क्या होता है, एक सेगमेंट ऐसा स्प्रिंग रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा, उसमें स्ट्रिप कटा होगा पतला पतला, ठीक, इसमें वायर जुड़ा रहता है और यहाँ पे एक ब्रश होगा। तो अगर इस टाइप का मिल जाए, ये शाफ्ट में लगा रहेगा तो आपको आसानी से दिखेगा, ठीक ना। लेकिन एसी मोटर में इस टाइप का नहीं रहेगा, वो उसमें स्ट्रिप कटा हुआ नहीं रहता, डायरेक्ट रहता है, ठीक, मतलब वो स्लिप रिंग जैसा रहता है, उसमें स्ट्रिप कटा नहीं रहता, इसलिए वो एसी हो जाएगा। तो आपको ये कम्यूटेटर जैसे देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोटर है। तो दो कम्यूटेटर से हम लोग को पता चलता है कि 200 का हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए 201 नंबर सवाल क्या पूछ रहा था, फंक्शन ऑफ फील्ड रेगुलेटर, द फंक्शन ऑफ फील्ड रेगुलेटर फॉर कंपाउंड मोटर इज टू। अब फील्ड मोटर फील्ड रेगुलेटर है, ठीक। अब फील्ड रेगुलेटर, फील्ड का चर्चा हो गया, तो फील्ड से हम लोग क्या क्या मिलता है, फ्लक्स। तो अगर फील्ड में रेगुलेटर लगाएंगे, मतलब रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल, किसी चीज़ को वेरिएबल करना। अब वो रेजिस्टेंस को वेरिएबल करेगा, ठीक। अब फील्ड में अगर रेजिस्टेंस को वेरिएबल करवा रहे हैं तो फ्लक्स में वेरिएशन आएगा।
तो मतलब फील्ड में छेड़छाड़ करने का मतलब है फ्लक्स में छेड़छाड़ करना, बस इतना आपको याद रखना है। फील्ड का चर्चा कहीं भी हो, इसका मतलब करंट से कुछ भी बोले, अगर फील्ड वर्ड आ रहा है मतलब फील्ड उसमें देख लीजिएगा शंट फील्ड या कौन सा फील्ड बोल रहा है। तो फील्ड का मतलब ही होता है कि फ्लक्स के साथ छेड़छाड़ करना। अब फ्लक्स के साथ छेड़छाड़ करना चाहे उसमें रेगुलेटर का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाना, उसी को रेगुलेटर का मतलब क्या हो, रेगुलेट करना, किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना, बढ़ाना घटाना। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना घटाना करंट को ब्लॉक करने का काम करता है रेगुलेटर वगैरह, ठीक ना। तो कंपाउंड मोटर में अगर फील्ड में रेगुलेटर लगा देंगे तो क्या होगा, फ्लक्स को कंट्रोल करेगा। तो 201 नंबर हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए 202 नंबर क्या बोल रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ हॉपकिंसन टेस्ट फॉर फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ द शंट डीसी मोटर इज दैट इट। तो बोल रहा था हॉपकिंसन टेस्ट का मेन डिसएडवांटेज क्या है, अगर हम लोग उसमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे शंट मोटर का। तो देखिए इसमें मेन डिसएडवांटेज तो इस मोटर का यही ना हो गया कि इसमें, तो इसमें दो हम लोग मोटर एक जनरेटर का यूज करते हैं। तो मेन डिसएडवांटेज ये हो गया कि दो दो मशीन खरीदना पड़ रहा है, तो कितना एक्सपेंसिव हो रहा है। मतलब अगर ये वाला टेस्ट करेंगे तो हमको एक दो सिमिलर क्या बोलते हैं आइडेंटिकल, मतलब दोनों का लॉ जो दो मशीन लेंगे हम लोग, तो इसका लॉस जितना इसका भी उतना लॉस होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब ये जैसा काम करेगा और इसमें जितना गुण होना चाहिए और जितना इसका जितना गुण है और जितना इसका क्या बोलते हैं अवगुण है, इस मोटर में भी उतना ही गुण और अवगुण होना चाहिए, वही होता है आइडेंटिकल, मतलब दोनों एक जैसा, ठीक। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही चीज़ है कि दो दो मोटर खरीदना पड़ रहा है और एक जैसा खरीदना पड़ता है। अब एक जैसा तो सामान बन नहीं पाता है ना, कितना भी कुछ कीजिए आप सामान में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा। तो सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज हॉपकिंसन टेस्ट का यही है कि हमको रिक्वायर्ड टू आइडेंटिकल संट मशीन चाहिए, ठीक ना। तो 202 का हो गया हम लोग का बी। अब देखिए 203 नंबर क्या है, विच लॉस कैन बी डिटरमाइन बाय परफॉर्मिंग द रिटार्डेशन टेस्ट। तो रिटार्डेशन टेस्ट में हम लोग स्ट्रे लॉस निकालते हैं। तो इसका चर्चा पहले किए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले देखें। अगर आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं ना, तो हम आपका इतना मोटर अच्छा हो जाएगा, मोटर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में बैठिए अगर आपका सवाल छूट गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक ना। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ फेक नहीं रहा हूँ किसी चीज़ का, ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक। आपको यकीन करना पड़ेगा, और आज अगर आप यकीन नहीं करोगे तो आने वाला टाइम में बहुत ही पछताने वाले हो। ये लिख के रख लो, एक दिन ना एक दिन आपको यहाँ लौट के आना पड़ेगा, और जो जो बता रहे हैं उसको नोट डाउन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला ना तो बताना, एक दिन आके खुद बोलोगे कि सर आपके वजह से हमको नौकरी लगा है, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सबको नौकरी लगे, ठीक ना। तो 203 का हो जाएगा हमारा, 203 का हो जाएगा सी, स्ट्रे लॉसेस, ठीक। रिटार्डेशन टेस्ट हम लोग स्ट्रे लॉस निकालने के लिए करते हैं। अब 204 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, द जनरेटेड ईएमएफ एंड द करंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ। बोल रहा है कि जो जनरेटेड ईएमएफ होता है और जो करंट का डायरेक्शन होता है दोनों अपोजिट होता है, किस केस में। तो देखिए बैक ईएमएफ कहाँ पे आता है, तो जो हमारा मोटर होता है उसी में ना बैक ईएमएफ आता है। तो यहाँ बैक ईएमएफ का बात बोल दिया, जनरेटेड ईएमएफ एंड द करंट इन और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो जो जनरेटेड ईएमएफ होता है कहाँ पे होगा, मोटर में भी हो सकता है जनरेटर में भी हो सकता है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों करंट का डायरेक्शन और बैक ईएमएफ का जो जनरेटेड ईएमएफ है दोनों का डायरेक्शन अलग होना चाहिए। अगर हम लोग जनरेटर ले लेंगे तो इसमें ईजी जनरेट होगा, तो इसमें क्या होगा, करंट का डायरेक्शन और ईजी का डायरेक्शन दोनों एक साथ होता है। लेकिन अगर मोटर लेंगे ना तो उसमें क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मोटर लिए सीरीज में ले लिए, ठीक। इसमें यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब करंट इधर से जा रहा है, इसमें इसमें हम लोग VT लगाते हैं, और अब मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं ना तब ना मोटर घूमता है, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक। तो मोटर ही ऐसा चीज़ है जिसमें जनरेटेड ईएमएफ कोई बैक ईएमएफ बोलते हैं। बार बार चर्चा भी किए हैं, बहुत बार हमने बोले भी हैं कि अगर हम लोग कहीं ईजी लिख देते हैं मतलब मोटर के केस में, तो आपको मानना होगा वो EB है, ठीक ना। कहीं कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है तो हमने ऐसा बोला भी है। तो देखिए दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। मतलब DC मशीन जो, इसलिए तो इसका नाम रखा गया DC मशीन। लेकिन क्यों नहीं बोल, मतलब DC मशीन क्यों रखा गया कि मशीन जो है एक ही चीज़ है, लेकिन सिर्फ करंट का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण इसका नाम अलग अलग हुआ है। कि करंट का डायरेक्शन जब मान लीजिए EG जनरेट हो रहा है तो उस टाइम हम लोग बोल देंगे कि जनरेटर है, और जब EB जनरेट हो रहा है मतलब हम लोग जब सप्लाई देते हैं और EB आता है तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं मोटर है। तो मोटर और जनरेटर्स दोनों का सर्किट डायग्राम दोनों मशीन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन उसमें खाली डायरेक्शन चेंज होने के कारण
हम लोग उसको अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक ना। मतलब वही हो गया, मान लीजिए को पटना से दिल्ली जाना है तो ये जनरेटर हो गया, और दिल्ली से हम लोग पटना आने लगे, मतलब करंट का डायरेक्शन ये मतलब पटना से दिल्ली में इधर है मान लीजिए, ठीक। अब इधर लेफ्ट साइड जब हम लोग दिल्ली से पटना आएंगे तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वही डायरेक्शन चेंज हुआ तो इस ये था जनरेटर, तो इसको मोटर बोल देंगे। मतलब दिल्ली से जब पटना आएंगे तो मोटर कहला गया। चीज़ तो एक ही है, पटरी तो एक ही है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ट्रेन का चलने का डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या बोलते हैं, नाम चेंज हो गया, ठीक। तो इसका हो जाएगा हमारा बी मोटर, कि मोटर में ही करंट का डायरेक्शन और जनरेटेड ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक। तो 204 का बी हो गया। अब 205 नंबर देखिए क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ ए कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर कैन बी इफेक्टेड थ्रू चेंज ऑफ। तो तो देखिए स्पीड कंट्रोल करना है तो हम लोग स्पीड कंट्रोल के लिए देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए, एन प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन हो जाएगा फाइव। तो फ्लक्स के द्वारा कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस के द्वारा कर सकते हैं, और अप्लाई वोल्टेज के द्वारा, तीन कंडीशन के द्वारा हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कोई मोटर हो, ठीक ना। कोई मोटर मतलब डीसी में, डीसी के लिए ये फार्मूला है, इसलिए डीसी में, डीसी का कोई भी मोटर हो, सीरीज शंट सेपरेटली कंपाउंड कम्युलेटिव डिफरेंशियली, कुछ भी मोटर सबका स्पीड यहीं से कंट्रोल होगा। रामबान, ठीक ना, ये रामबान लिख के रख लो कहीं। ज़िंदगी में कभी स्पीड के वगैरह स्पीड के मामले में कोई सवाल आ गया ना, अगर छूट गया ना तो नाम बदल देंगे, ठीक। लिख के रख लो कहीं पे। तो ये जो है स्पीड कंट्रोल का तरीका है, फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। तो हम लोग इसके द्वारा स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि स्पीड कंट्रोल कम्युलेटिव डीसी मोटर को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं या चेंज करते हैं, वही पूछ रहा है। तो फील्ड रेजिस्टेंस, अब फील्ड में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट को घटाएगा बढ़ाएगा, और फील्ड का मतलब फील्ड से क्या आता है, फ्लक्स आता है, करंट का प्रोपोर्शनल होता है आई एफ का, फील्ड करंट का। अब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट घटेगा बढ़ेगा, तो फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा तो स्पीड भी घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि वही ना 1/5 होता है। उस ये इससे भी हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस से भी होगा, अभी चर्चा की वो फॉर्मूला लिखा ना उसमें तीनों आ जाएगा देखिए। तो 205 का देखिए, और एक सब और दो ऑप्शन होगा, आर्मेचर वोल्टेज, तो वोल्टेज से भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, तो फ्लक्स से भी होगा, वोल्टेज से भी होगा, और आर्मेचर रेजिस्टेंस से भी होगा, ठीक। तो तीनों से होगा, तो यानी आप होगा। तो 205 का हो जाएगा डी। अब 206 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर। बोल रहा है कि वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल जो मेथड है, जिसमें हम लोग अगर मान लीजिए 500 आरपीएम रोटेशन का स्पीड, रेटेड स्पीड का मोटर है, तो वार्ड लियोनार्ड क्या कर सकते हैं, 600 700 जितना चाहिए 1000 तक चाहिए ले जा सकते हैं, खाली मोटर जलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 400 300 200 चाहिए स्पीड तो भी ले सकते हैं। तो वाट लियोनार्ड मेथड दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करता है, लेकिन हम लोग इसको किसके लिए रिकमेंडेड नहीं करते, मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि हम यहाँ पे वाट लियोनार्ड यूज कर सकते हैं तो हम लोग उसको रिकमेंडेड करते हैं कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब रिकमेंडेड का मतलब हो गया कि सजेशन देना, तो हम लोग किसके लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग का कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन रहेगा ना तो हम लोग वाट लियोनार्ड मेथड को सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो 206 का हो जाएगा डी। अब देखिए 207 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। तो डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग थायरिस्टर का यूज करते हैं। ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ठीक ना, सॉलिड स्टेट डिवाइस है। तो हम लोग इसलिए सॉलिड स्टेट डिवाइस का यूज किए क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग मेथड्स करते हैं ना, तो इसमें हीट प्रोड्यूस बहुत होता है। तो आज के टाइम पे हर एक जगह पे देखिए सॉलिड स्टेट डिवाइस आ गया है, मतलब चिप वगैरह आ गया है जो कंट्रोलिंग में और एफिशिएंट भी होता है, हीट प्रोड्यूस भी कम करेगा। तो हीट प्रोड्यूस कम होगा तो पावर का लॉस कम होगा, पावर का लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी हर एक चीज़ का बढ़ने लगा। आज के टाइम पे जितना भी मोबाइल में जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, सारा कंपोनेंट्स क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक ना। तो हम लोग भी मोटर में कंट्रोलिंग के लिए हम लोग पहले रजिस्टर करते थे, लगाते थे। पहले का ज़माना में हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए, मतलब छोटा सर्किट में ट्रांसफार्मर वगैरह लगाते थे, जिससे क्या होता था ना, उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता था, मतलब कोई भी चीज़ कम वोल्टेज में नहीं चल पाता था। देखिएगा टीवी वगैरह जो पुराना टीवी होगा नहीं चलता कम वोल्टेज में, यही कारण था कि हम लोग वहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह यूज कर लेते थे। आज के टाइम पे सॉलिड स्टेट डिवाइस आ गया, जेनर डायोड वगैरह जितना है ये सब सॉलिड स्टेट डिवाइस में आता है, थायरिस्टर ट्रांजिस्टर सब चिप वगैरह जितना है। तो ये सब आने से क्या हो गया ना, देखिएगा आज कम वोल्टेज भी रहेगा ना आपका टीवी चलेगा, तो ट्रांसफार्मर हटा दिया गया, ठीक ना, जेनर डायोड लगा दिया गया। तो वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, तो इन लोग का एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसके बाद रिलायबल है, बहुत लाइफ टाइम चलता भी है, ठीक।
तो वही है कि स्पीड कंट्रोल के लिए आजकल हम लोग थायरिस्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक ना। रेजिस्टेंस वगैरह ये सब तो पुराना मेथड है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा कंट्रोलिंग मेथड यूज कर रहे हैं डीसी मोटर के लिए, ठीक। दो हो जाएगा, 207 का हो गया डी। अब देखिए 208 में क्या पूछ रहा है कि हॉपकिंसन टेस्ट इज कंडक्ट एट। तो देखिए कितना बार सवाल पूछा गया। हॉपकिंसन टेस्ट हम लोग किस में करते हैं, फुल लोड में, क्योंकि इसमें फुल लोड लॉस निकालते हैं। तो हम लोग इसमें हमेशा फुल लोड में करते हैं हॉपकिंसन टेस्ट, ठीक। और पूछेगा स्विबनर टेस्ट, तो स्विबनर टेस्ट लो लोड में। तो इसका हो जाएगा 208 का हो जाएगा हम लोग का डी, की फुल लोड में, ठीक। देखिए 209 नंबर क्या सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी कंडक्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डीसी मशीन। तो देखिए जो हॉपकिंसन टेस्ट है, स्विबनर टेस्ट है, रनिंग डाउन टेस्ट है, ब्लॉक रोटर टेस्ट, फील्ड रोटर टेस्ट, इसमें हम लोग सब मशीन के लिए नहीं यूज करते, ऑल टाइप के लिए, ठीक। लेकिन जो ब्रेक टेस्ट है इसको हम लोग ऑल टाइप, जो किसी भी मशीन के लिए यूज कर सकते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए ब्रेक टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पुल्ली लगा होता है और यहाँ पे मोटर का शाफ्ट रहता है। तो इस पुल्ली को हम लोग इस मोटर के शाफ्ट से ले जाते हैं और यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे एक सर्कल जैसा रहता है, जिसको जैसे गाड़ी का हैंडल नहीं रहता है बस वगैरह का। तो इसको जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, लोड बढ़ाते जाएगा, मतलब टाइट होता जाएगा ये रस्सी, मतलब ये ऊपर की ओर जाते रहेगा। जैसे इसको घुमाएंगे ना हैंडल को, तो इसको टाइट कर देगा, इस पर लोड, मतलब मोटर पे हम लोग लोड बढ़ा सकते हैं इसको घुमा घुमा के, क्योंकि ये एक पट्टी होता है। जैसे आप किसी भी जो आटा चक्की वगैरह होता है तो उसमें देखिएगा ना पट्टी नुमा रहता है ना, चक्की को घुमाने के लिए एक पट्टी जोड़ा जाता है ना। या जहाँ पे लाइन, किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लाइन पे वर्क होता है वहाँ पे भी देखिएगा पट्टी लगा रहता है। तो इसको टाइट करेंगे, पट्टी टाइट होगा, ये इस पर लोड बढ़ेगा, तो यही ब्रेक टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इस टेस्ट को हम लोग किसी भी मोटर में कर सकते हैं। तो ई 209 का हो जाएगा ई। अब देखिए 209 210 नंबर सवाल क्या है, इन केस ऑफ शंट मोटर, in case of shunt motor if the supply voltage is increased by 10%, which of the following will be decrease। बोल रहा है कि अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज 10% बढ़ा रहे हैं शंट मोटर में, तो क्या हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा इन चारों में से। 210 में जो चार ऑप्शन दिया है उस चारों में से क्या डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए, तो इसका देखिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, कि फुल लोड करंट, फुल लोड स्पीड, स्टार्टिंग टॉर्क और नॉन ऑफ एबव। तो इसमें क्या होगा ना, अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को 10% बढ़ाएंगे तो हम लोग का फुल लोड करंट जो है वो घट जाएगा, ठीक, डिक्रीज होगा। तो 210 का हो गया ए। अब देखिए 211 नंबर सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन ए डीसी मोटर कैन बी सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। बोल रहा है इसमें से कौन कौन सा चीज़ है जो अगर डीसी मोटर में टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, राइज मतलब हो गया इंक्रीज हो रहा है, तो उसको झेल सके, सस्टेन कर सके, उसके साथ काम कर सके, ठीक ना। डीसी मोटर में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो टेम्परेचर इंक्रीज, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, मतलब इंक्रीज होते होते मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया तो उसको भी झेल सके, क्या क्या चीज़ है। तो देखिए इसमें हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि बाकी देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग, स्लिप रिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो देखिए अगर ये तीनों अगर सस्टेन नहीं भी कर सकता है तो मोटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सब जलेगा, हम लोग ऊपर से लगा देंगे। लेकिन अगर वाइंडिंग ही जल गया ना तो फिर हमको मोटर ही खरीदना पड़ जाएगा, या मोटर का फिर से वाइंडिंग करवाना होगा। तो उसी मतलब जितना में हम लोग खरीदे थे ना उसके लमसम तक प्राइस चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फील्ड बाइंडिंग को ऐसा बनाया जाए जो मैक्सिमम टेम्परेचर को झेल सके और चलता रहे, मोटर को जलने ना दे, ठीक। तो फील्ड बाइंडिंग होगा। तो 211, क्योंकि देखिए कम्यूटेटर टूटता ही है, इसको हम लोग लगा लेते हैं, ज़्यादा कॉस्ट का होता नहीं, ये सब उतना मायने नहीं रखता। लेकिन फील्ड बाइंडिंग टूट गया तो मोटर ख़त्म, मोटर चलेगा ही नहीं। तो 211 का हो जाएगा डी। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी में है कि ये टेम्परेचर को झेल ले खाली, बस बाकी चीज़ नहीं भी झेल पाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 200, ये तो हो गया 211। 212 देख लेते हैं, स्पीड कंट्रोल बाय वेयरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इन ए डीसी मोटर प्रोवाइड। तो हम लोग एक बार ग्राफ बना के देखे थे ना कि कांस्टेंट टॉर्क, वेरिएबल पावर, उसके बाद कांस्टेंट पावर, वेरिएबल टॉर्क। तो यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल लिखे थे, यहाँ पे फील्ड कंट्रोल लिखे थे, यहाँ पे टॉर्क था, ठीक। यहाँ पे पावर टॉर्क, यहाँ पे तो ये पावर जाते हैं तो यहाँ पावर आएगा, तो यहाँ टॉर्क होगा। मतलब फील्ड कंट्रोल में क्या होगा ना, बताए थे पीएफ, पीएफ से क्या बताए थे कि पीएफ हम लोग को मिलता है जॉब लगने पे। तो फील्ड कंट्रोल में जो हमारा क्या बोलते हैं पावर होता है वो कांस्टेंट होता है, अगर पावर कांस्टेंट हुआ तो टॉर्क वेरिएबल होगा, टॉर्क कांस्टेंट हुआ तो पावर वेरिएबल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले ए होता है फिर एफ आता है, तो आर्मेचर में क्या होगा, टॉर्क कांस्टेंट, ठीक, पावर वेरिएबल। तो देखिए सवाल में क्या है कि स्पीड कंट्रोल बाय वेरिंग द आर्मेचर, आर्मेचर बोल रहा है कि आर्मेचर का सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क कांस्टेंट होता है,
तो हो जाएगा 212 का ए कि कांस्टेंट टॉर्क मिलेगा। उसको कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव कहते हैं। मतलब कांस्टेंट टॉर्क मिल रहा है तो पूरा सिस्टम को बोल देंगे कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ठीक ना, मशीन हो गया ड्राइव मतलब। तो देखिए वीडियो पे हम बार बार एक ही चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, अगर मन से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहला वीडियो से स्टार्ट कीजिए। 20 से स्टार्ट कीजिएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपका अगर एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आपका आर के राजपूत नहीं बना है ना, तो हमसे मिलिए। आपके आप जो बोलेगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक, लेकिन आपको एक बार स्टार्ट मतलब हर एक वीडियो देखना, ये नहीं कि 20 से देख रहे हैं टपा टपा के देख रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, ये मैंने वादा किया है, याद रखिएगा। और आपका अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो हमको बोलिएगा। अगर एग्ज़ाम में पहले बैठ के देखिए, अगर यहाँ से सवाल नहीं आ रहा हो ना तब बोलिए हमको आके। तो इसलिए देखिए सवाल ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है, वही सब सवाल घुमा फिरा के बता रहा है, जबकि हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। अगर आप कंटिन्यू पूरा सीरीज़ देख रहे हैं ना तो आपका लास्ट वाला जो वीडियो बन रहा है उसमें आप तुरंत सिर्फ देखिएगा टिक मारिएगा, देखिएगा टिक मारिएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग में एकदम डिटेल से बताते हैं, लेकिन बार बार हम इसलिए जिक्र नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबा होता है। ठीक, तो चलिए आप देख लेते हैं 213 नंबर कि स्पीड स्पीड कंट्रोल बाय द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन ए डीसी शंट मोटर। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग फ्लक्स कंट्रोल करेंगे तो फ्लक्स कहाँ, फील्ड कंट्रोल में आ गया ना। अभी जो डायग्राम बनाए थे कि यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल था और यहाँ पे ये डायग्राम बनाए थे ना अभी, यहाँ तक था आर्मेचर कंट्रोल, यहाँ था फील्ड कंट्रोल, तो यहाँ था पी एफ पी। फील्ड कंट्रोल में एफ आता है तो एफ मतलब पी एफ जॉब लगेगा तो पी एफ मिलता है, याद रखिए। तो पी एफ फील्ड कंट्रोल का बात किया तो मतलब पी एफ, तो फील्ड में पी आता है, पी मतलब जो आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट था, टॉर्क वेरिएबल। तो वही पूछ रहा है कि अगर हम लोग फ्लक्स कंट्रोल करेंगे डीसी शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल का वेरिएशन में, तो हम लोग को क्या मिलेगा। तो हम लोग को मिलेगा कांस्टेंट टॉर्क नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल टॉर्क नहीं, कांस्टेंट पावर। तो हाँ हम लोग को मिलता ही है कांस्टेंट पावर। तो हो जाएगा 213 का सी। अगर आप पहले पहले हम लोग डायग्राम से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, तो पहले पहले वाला वीडियो एकदम कंटिन्यू देखते आइए और यहाँ तक पहुँचिए। 1-2 घंटा तो लगेगा यार, आसानी से देख लो ना स्पीड बढ़ा के। अब देखिए 214 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नो लोड लॉसेस इन ए डीसी शंट मोटर। तो स्वीबनर टेस्ट को हम लोग नो लोड पे करते हैं। तो देखिए बार बार सवाल आ रहा है, अगर आप मेरा पूरा कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं ना तो आपका सवाल सिर्फ देखते बनेगा, देखते। अब 214 का बोल रहा है कि नो लोड लॉसेस निकालना है डीसी शंट मोटर में। सीरीज मोटर में स्वीबनर काम ही नहीं करता, शंट में ही काम करता है क्योंकि ये नो लोड पे काम करवाता है। स्वीबनर टेस्ट नो लोड टेस्ट निकाल के देता है, तो वही नो लोड लॉस निकाल के दे देगा। और सीरीज में इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि सीरीज मोटर को नो लोड पे हम लोग कर नहीं सकते। तो 214 का हो गया बी। अब देखिए 215 नंबर क्या है, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है। तो देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बहुत बार चर्चा किए हैं, उसका डायग्राम बना के दिखाए हैं आपको, उसका एक्सप्लेनेशन बताए हैं बीच में ही। तो देखिए आप अगर थ्योरी कहीं से पढ़े भी और नहीं भी पढ़े हैं ना, तो हम जो थ्योरी बीच बीच में पढ़ाते जा रहे हैं उसको नोट्स डाउन कर लीजिए। बस इतना ही मोटर जनरेटर में पढ़ना ही होगा जितना हम थ्योरी चर्चा कर दिए हैं। सिर्फ 2-4 पॉइंट छूटा होगा तो वो मायने भी नहीं रखता, ठीक ना। तो देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एक्चुअली क्या होता है कि मोटर रुकता नहीं है, ठीक ना। मोटर को हम लोग उसमें ब्रेक लाते हैं, मतलब ब्रेक दिलवाते हैं। तो ब्रेक का मतलब क्या होगा कि मोटर 500 आरपीएम में घूम रहा है, उसको 0 आरपीएम में ला देंगे तो ब्रेक हो गया कि घूम ही नहीं रहा, तो ब्रेकिंग लग गया ना। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर एक्चुअली घूमते हुए रुकता कभी नहीं, 0 तक आएगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाएगा। तो अगर मोटर पहले इस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मोटर है मान लीजिए, अगर उसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में उसका स्पीड को कर दिए तो वो जनरेटर बन जाता है, ठीक। तो वही रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, इसको हम लोग रेलवे में यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक्शन वगैरह में। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मोटर इज मेड अप टू रन एज ए जनरेटर। तो 215 का हो जाएगा डी। अब देखिए 216 क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन शंट मोटर इज यूज व्हेन। बोल रहा है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का हम लोग शंट मोटर में कहाँ यूज करेंगे। अब देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोल रहा ब्रेकिंग चाहिए तो ब्रेकिंग में ही ना यूज करेंगे, कोई भी मोटर शंट हो सीरीज हो तो हम लोग उसको क्या वेरिएबल लोड में यूज करेंगे, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज ब्रेकिंग फोर्स। हाँ, तो हो जाएगा 216 का सी। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का हम लोग शंट मोटर में किस लिए कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, व्हेन कब यूज करते हैं। तो जब हम लोग को लोड को फोर्स मतलब ब्रेक ब्रेक दिलवाना होता है बाय फोर्स, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स जब दिलवाना होता है ना मोटर में लोड को, तो लोड एज ए मतलब इसमें बोल रहा है कि द लोड एक्ट्स एज ए ब्रेकिंग फोर्स। हाँ, तो लोड जो है वो ब्रेकिंग फोर्स की तरह काम करता है, वहाँ पे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करते हैं क्योंकि इसका काम है ब्रेक दिलवाना, मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक।
तो लोड को रोकना, लोड को ब्रेक दिलवा रहे हैं। अब 217 का हो जाएगा। 217 में क्या पूछ रहे, देखिए 217 का सवाल है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड गिव्स द ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टॉर्क। अब ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टॉर्क कौन देगा हमको? तो देखिए हम लोग को जो दो ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टॉर्क देता है वो देता है प्लगिंग, ठीक। देखिए ब्रेकिंग में रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है ना वो अच्छा है, लेकिन वो क्या होता है मोटर उसमें रुकता नहीं है। नहीं तो ये सबसे हार्ड देता है, लेकिन हमको यहाँ पूछा है कि ग्रेटेस्ट ब्रेकिंग टॉर्क कौन देगा, तो प्लगिंग जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट दे देगा, ठीक है। तो इसका प्लगिंग का भी बहुत बार चर्चा किए हैं, अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो देख लें प्लीज़ प्लीज़, देख लें एक बार ज़रूर देख लें, पूरा सीरीज़ देख लें, 2-3 घंटा लगेगा, मोटर ज़िंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला यूट्यूब में जैसे बता रहे हैं, ठीक ना, इतना एक्सप्लेनेशन भी कहीं नहीं मिलेगा। ए ब्रेक टेस्ट ऑन डीसी मोटर इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, बोल रहा है कि जो ब्रेक टेस्ट है डीसी मोटर में किस कहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, कि स्मॉल हॉर्स पावर मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर, या हाई स्पीड मोटर, या ओपन फ्रेम टाइप मोटर। तो स्मॉल हॉर्स पावर जो मोटर होता है, छोटा एचपी वाला मोटर में, वहाँ ब्रेक टेस्ट हम लोग के लिए यूजुअल नहीं है, मतलब वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब नहीं यूज कर सकते, ठीक। तो 218 का हो जाएगा हमारा ए। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आया होगा ये मोटर का सीरीज में। तो आज एमसीक्यू हमारा ख़त्म हो गया, इसके बाद वन लाइनर है, तो इसको भी 1-2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे तो हमारा मोटर सेक्शन डीसी वाला ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग या तो ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे, और नहीं तो उसके बाद एसी मोटर आ जाएगा, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रांसफार्मर बेस्ट रहेगा, क्योंकि मोटर पढ़ पढ़ के आप लोग बहुत दिन से, और मोटर इसके बाद अगर मोटर कंटिन्यू करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो, ठीक। तो हम सोच रहे हैं कि फिर बीच में ट्रांसफार्मर घुसा देंगे तो इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाएगा और मोटर में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, उसके बाद हम लोग फिर मोटर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके जिन्हें इनकी बहुत ज़रूरत है और जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हम या तो लाइव आने वाले हैं, ठीक ना, और उसके बाद आपको हम लाइव ही पढ़ाएंगे और नॉन टेक का सारा चीज़ कवर करवाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। अगर आप नॉन टेक स्टूडेंट भी अगर आप देख रहे हैं इस चीज़ को ना, तो नॉन टेक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं, और अच्छा अच्छा ट्रिक्स से एक बार आप वीडियो देखिएगा तो दोबारा आपको फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा नॉन टेक में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।